अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें भारत से आप सभी इनको जानते हैं, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ने ज्वाइन किया है। हम उनको डिफरेंट चैनल्स पे बात करते देखते रहते हैं और आई होप कि आज हम उनसे कुछ सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, वेरी थैंकफुल। सर सबसे पहले आरजू, फरवरी। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम जय सर। जय सिया राम, जय माता दी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल टू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग। थैंक यू सो मच। सर फरवरी शुरू हो गया, बल्कि मिड तक आ गया और फरवरी हमें बहुत सी यादें देकर गया है कुछ साल पहले, एक दो साल पहले, 2 साल पहले बल्कि। तो आप किस तरह देखते हैं बालाकोट स्ट्राइक हुई और फिर जैसे आपका जो पायलट था वापस किया गया, लेकिन एक चीज सर जो यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं समझ आ रही कि कहा गया कि 300 के करीब लोगों को मारा गया या जो टेररिस्ट है वट एवर, तो सर बॉडीज नहीं मिली, बॉडीज कहीं दिखाई नहीं गई। तो यहाँ पे लोग आप हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जी दरख्त गिराए थे, कौवे मारे थे, और आपके यहाँ से कहा गया नहीं हमने तो 300 के करीब टेररिस्ट मारे हैं। तो सर ये इस तरह की जो है वो कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों है दोनों गवर्नमेंट्स की? आरजू, हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर पेड़ ही गिरे थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी पाकिस्तान को कि वो हमारी एयर स्पेस एंटर करके और अपनी तरफ से वो काउंटर अटैक किया था जो उन्होंने वो करते। क्या जरूरत थी? क्योंकि उनको मालूम था कि एस्केलेट हो सकता है। तो अब जो, और मैं तो ये 300 की फिगर तो मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही फौज के अजीज एक डिप्लोमेट हैं, क्या नाम है उनका, आदिब साहब कुछ है, बिलाली, जिन्होंने क्या कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दी थी कि 300 से ज्यादा दहशतगर्द वहां पर मारे गए थे। तो ये तो आपके खेमे से ही, और वो भी खासकर फौज के खेमे से आ रही है खबर। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कंफ्यूजिंग खबर है ये? बिल्कुल, आप हिलाली साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन हिलाली साहब सर दूसरे दिन मुकर भी गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कुछ और कहा था, मैंने वो देखिए, अगर मगर लगाया था। लेकिन सर अगर देखिए ऐसा, आपके देश के जी, अंदर, आरजू, आपकी देश के अंदर आईएसए की बंदूक इतनी तेज है कि सब डरते हैं उससे। मुझे नहीं पता, शायद आपके पीछे भी कोई खड़ा है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि जब भी आप लोग टीवी पे आते हैं या जो भी आपके टीवी चैनल प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई बैकग्राउंड में गन के साथ खड़ा होता है। पता नहीं कितनी हकीकत है। पर हिलाली साहब का अगले दिन अगर वो मुकर गए हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको दबाव पड़ा होगा। नहीं बिल्कुल हो सकता है सर के कोई दबाव पड़ा हो। अभी गन लेके तो नहीं मैंने सुना कि खड़े होते हैं, लेकिन हाँ प्रेशर जरूर होता है हर टीवी चैनल के ऊपर, हर मीडिया पर्सन पे, दैट्स ट्रू। लेकिन सर आप क्या देखते हैं, हमने उससे क्या सीखा, आपने उससे क्या सीखा, कहाँ हम आगे बढ़े, कहाँ हमने उस तरह की चीजों को रोकने की कोशिश की? एफएटीएफ में भी हम फंसे हुए हैं और हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम उसके ऊपर काम करें। हाफिज सईद को बंद किया गया, उस तरह की कई जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे बैन लगाया गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और इसके ऊपर काम कर रहा है? आरजू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक को एक लैंडमार्क लेना चाहिए। और लैंडमार्क ये था कि भारत ने ये साफ कर दिया कि हमारी जो टॉलरेंस फॉर टेरर है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम आपके ठिकानों के ऊपर भी, आप जो आतंकवाद के ठिकाने हैं, आपके नहीं, आतंकवाद के ठिकाने हैं, उनको आके हम ठोक सकते हैं, चाहे कहीं भी हो। ये एक मैसेज था जो भारत ने दिया था पाकिस्तान को और दुनिया को, और उसका असर भी पड़ा है। आप देखेंगे उसके बाद टेरर इंसिडेंट्स काफी कम हो गए हैं। बातचीत होती रहती है, अफवाहें फैलती रहती हैं। दोनों दोनों कंट्री अभी मेंटेन कर रहे हैं कि टेररिज्म है, पर टेररिज्म में काफी हद तक कमी आई है, इसमें हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान को जो चाहिए था, इसके बाद एक बहुत सुनहरा मौका था पाकिस्तान के पास, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा, एफएटीएफ की तलवार लटक रही है, इकोनॉमी डॉलरम्स में है, सऊदी अरेबिया, यूएई आपके साथ नाराज हैं, चीन भी वापस कर्ज मांग रहा है, और अमेरिका ने भी कल एक दो कड़ी बातें आपको सुना दी हैं। तो ये सब चीजें, एक मौका था पाकिस्तान के पास कि वो अपने आप को टेररिज्म से अलग करते और खींचते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो उसी दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करना बंद कर देगा। मुझे लगता है
इसके पीछे पाकिस्तानी फौज की कमजोरी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को आसान खिलौना मिल गया हुआ है, दहशतगर्द, प्रॉक्सी फाइटर्स फॉर देम। वो सोचते हैं कि जब ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों लड़ाई के मैदान में जाए और हम क्या करें, और इसके लिए वो जो दहशतगर्दी को अलग करना चाहिए पाकिस्तान से, उसको नहीं करने दे जाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण जो है, जो मेरी नजर में है, वह नार्को टेररिज्म, क्योंकि नार्को टेररिज्म से जिस प्रकार फाइनेंसिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खजाने को भी फायदा पहुंचाती है। ये मेरी राय है, आप अगर इससे सहमत नहीं है तो आप कह सकती हैं। लेकिन जो मैंने देखा है और जो मैं समझ रहा हूं कि नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा एक कारण है, इसके कारण की दहशतगर्दी के ऊपर खत्म जो जिस तरह से आना चाहिए था पाकिस्तान को। तो आपने देखा अभी कल परसों खबर आई कि आपके ही इलाके के अंदर 4 फौजियों को हलाक कर दिया किसी दहशतगर्द ग्रुप ने। तो ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल में दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। इनोसेंट लोग भी मारे गए हैं, फौजी भी मारे गए हैं, नुकसान दोनों तरफ है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अभी भी मौका है। ये जो कॉस्मेटिक करते हैं ना आप, तो थोड़ा बहुत जब FATF की मीटिंग होने वाली होती है तो हाफिज सईद को अरेस्ट कर दिया, 1-2 को और को अरेस्ट कर दिया, उनके खिलाफ बाद में कोर्ट कह देता है ऐसा आपने क्यों किया, इनको छोड़ दो। ये सारी चीजें जो है इनसे परे हटके सीरियसली, ठीक है, कुछ दिन पहले जनरल कमर बाजवा साहब का एक बयान आया था जो उन्होंने शायद आपकी किसी अकेडमी में पासिंग आउट परेड के टाइम पे बोला था। हम बहुत खुश थे, पर फॉलो अप नहीं है उसकी तरफ। या तो उन्होंने भावुक होकर वो बयान दे दिया, अगर सोचा समझा बयान था, तो उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंसियरिटी है तो दोनों देश के अवाम चाहते हैं, दोनों देश के अवाम चाहते हैं कि हालात अच्छे हों, दोनों देश के अवाम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, दोनों देश के अवाम चाहते हैं कि हम तरक्की की तरफ जाएं, हम पीछे की तरफ नहीं, डाउनवर्ड्स नहीं, अपवर्ड जाएं। ये दोनों देश के अवाम चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत को वैक्सीन मैत्री के तहत किसी को सबसे पहले वैक्सीन देनी चाहिए तो पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, पर पाकिस्तान भी अड़ा हुआ है, पाकिस्तान ने मांग ही नहीं की, जैसे पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा वैक्सीन है। तो ये सारी चीजें साफ जाहिर करती है कहीं ना कहीं पे अभी भी दिमाग के अंदर कुछ ऐसी फितूर है जो आपको या आपकी लीडरशिप को भारत और पाकिस्तान को नजदीक नहीं आने दे रहा, जैसा कि अवाम चाहती है। बिल्कुल ठीक सर, कहीं ना कहीं मैं भी कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई तीसरी पावर है, जो थर्ड पावर, जो या कोई ना कोई प्रेजेंस है किसी की, जो इस तरह से होने नहीं दे रहा कि हालात अच्छे हों। सर, आप शायद नॉर्थ वजीरिस्तान की बात कर रहे थे कि वहां पर अभी कुछ टेररिस्ट जो थे उन्होंने आर्मी को या पुलिस मेंस को मारा है। लेकिन ये तो सर हमारे बहुत इफेक्टेड एरियाज है, चाहे नॉर्थ वजीरिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान कह लें या KP के। लेकिन सर अगर हम देखें तो टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया इस पे है और इससे अफेक्ट हो रहा है। चाहे अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान से हमारे यहाँ लोग दाखिल होते हैं, अब हम वहाँ पे जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगाया है, फेंसेस लगाई हैं कश्मीर में, वही अब अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान लगा रहा है, क्योंकि वहां से बहुत लोग दाखिल होते हैं और फिर वो यहाँ पे टेररिज्म करते हैं या कुछ भी इलीगल तरीके से आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ फेंसेस लगा देना और वहां पे चौकी बना देना, पुलिस चौक हो, ये बस यही सब कुछ होने से सब ठीक हो जाएगा? कि बस एक चेक पोस्ट बना दी और फेंसेस लगा दी और बस काम खत्म, ये चीज ऐसे कंट्रोल हो सकती है? दहशतगर्दी ऐसे खत्म नहीं होगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, और दहशतगर्दी एक आइडियोलॉजी का इशू बन चुका है। जिहादी टेररिज्म, पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, आप कुछ भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं पे जब आइडियोलॉजिकल इशू बन चुका है। अगर आप इस आइडियोलॉजिकल इशू को खत्म करना चाहते हैं तो आपको आइडियोलॉजिकली ही करना पड़ेगा। सबसे पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा। जो एक इस्लामोफोबिया का माहौल पाकिस्तान तैयार कर रहा है वो गलत है, उससे सुधार नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। उसी तरह से हमारे देश में चाहे हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में हो, हमें भी ये करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि माइनॉरिटी जो हमारे पास हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझें, वो ये ना समझें कि अब यहाँ पर जो है एक
एक्सट्रीम राइट विंग रूल है या ये है वो है, उस प्रकार से वो डर के माहौल में, डर का माहौल नहीं होना चाहिए और ना ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत कन्विंसिंगली आपको कह सकता हूं, खासकर भारत के अंदर जो सरकार है उसने कभी भी धर्म के ऊपर या धर्म के नाम के ऊपर किसी के बीच में डिवीजन नहीं किया है। आप देख लेंगे हमारी 105 पॉलिसीज हैं, कोई भी पॉलिसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, सब जो है वो कैटेगरी स्पेसिफिक है, चाहे वो वुमेन्स के लिए है, चाहे वो नौजवान के लिए है, चाहे अनएम्प्लॉयड के लिए है, चाहे वो लेबर क्लास के लिए है, चाहे वो क्या बोलते हैं कुछ डिफेंस सर्विसेज के लिए भी है। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज पैकेजेस या स्कीम्स हैं, पर कहीं पे भी डिस्टिंक्शन नहीं है ऑन कास्ट की या रिलीजन की। तो इसलिए भारत में तो सब वो सुरक्षित है ही, लेकिन भारत के अंदर बांट डाली जा रही है जो इस्लामोफोबिया और इस प्रकार के ट्विटर हैंडल चलाकर, और एक सोशल मीडिया का इस प्रकार इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि जितना भी नजदीक आने की कोशिश करते हैं लोग, उनको डरा धमका के अलग कर दिया जाता है। कहानियां और नरेटिव्स, इट्स ए बैटल ऑफ नरेटिव्स। रोज हम आजकल वी आर फाइटिंग बैटल ऑफ नरेटिव्स। एक नरेटिव आता है उसको हम काउंटर करते हैं, फिर दूसरा नरेटिव आ जाता है। पता नहीं कितने लोग आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं नरेटिव बनाने में, जो कि दिन रात नरेटिव स्पिन कर रहे हैं और लोगों को कन्विंसिंगली, पता नहीं कहां से वो डाटा लेके आते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा डाटा फेक होता है। और सोशल मीडिया का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है वो भी एक इट्स ए एडेंडम टू टेररिज्म, क्योंकि जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे, जब तक सेंटिमेंट्स नहीं जुड़ेंगी, जब तक खौफ एक दूसरे से है वो नहीं हटेगा, तब तक ये जो टेररिस्ट हैं वो तो इसका फायदा उठाएंगे ही। वो तो आए इसलिए है, वो तो चाहते हैं दो फाड़ हो, वो तो चाहते हैं कि एक्सट्रीम्स एंड्स पर जाएं लोग। पर क्या इंसानियत के लिए और क्या अमन के लिए ये जरूरी है? मेरी नजर में जरूरी नहीं है। सर, आम सिटीजन्स तो ऐसा कोई नहीं चाहता, ना पाकिस्तान का और ना ही भारत का। अभी कल ही की बात है जब अर्थक्वेक आया है तो बहुत से इंडियंस जो हैं उनके मैसेजेस आए, उन्होंने इवन कॉल्स की, खैरियत पूछी। तो इट शोज के मैंने भी की थी, बिल्कुल मैंने भी पूछा था बिल्कुल। आपसे। थैंक यू सो मच सर, आप भी बिल्कुल उनमें शामिल हैं। और कुछ मीडिया पर्सन जो है उनकी, उन्होंने भी खैरियत पूछी। तो सर इट शोज के दिलों में नफरत नहीं है। ये क्या सर, हम ये पॉलिटिक्स हमारी ऐसी है, हमारी जो गवर्नमेंट्स आती हैं दोनों देशों में, क्या उनकी उनकी गलती है जो ये होता है, या ये कि हमारे यहाँ तो खैर एक जिसे कहते हैं मुल्ला फोबिया है पाकिस्तान में, जो है वो एक मजहबी जुनून जो है वो बहुत बड़ा है ज़िया-उल-हक के बाद से, बल्कि ज़िया-उल-हक के टाइम से। और इससे पहले थोड़ा सा भुट्टो के टाइम में भी था, लेकिन ज़िया-उल-हक ने बहुत ज्यादा उस चीज को फैलाया। तो आपको लगता है कि इमरान खान लगते तो मॉडर्न से बंदे हैं, लेकिन अब पता नहीं वो भी तस्बीह घुमाते रहते हैं। तो ये कि आपको लग रहा है कि आगे कोई जनरेशन जाके, कोई नई गवर्नमेंट्स आकर कुछ इसको बेहतर कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, आपने साफ कहा, और मैं बार बार यही बात कहता हूं कि दोनों देश के अवाम अमन चाहते हैं, एक साथ मिलजुल कर चलते हैं। और वी हैव अ शेयर्ड कल्चर, वी हैव अ शेयर्ड पास्ट, बहुत कुछ कॉमन है हमारे बीच में। अभी भी रीति रिवाज शादियों में मैं देखता हूँ, आपके सीरियल्स देखता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सीरियल्स हैं। आपके तरफ जो रिवाजात हैं वही हमारे तरफ हैं, और वही हमारी पुरानी जो है वो हेरिटेज है, कॉमन चीजें हैं सारी। तो लोगों में कोई वो नहीं है, ना ही लोगों के मन में जहर है। बट पाकिस्तान जो रहा है ग्रिफ्ट इन दी ग्रिफ्ट एंड दी, मैं कहता हूँ पकड़ जो पाकिस्तान में रही है, वो मुल्ला मौलवी मिलिट्री की रही है। ये मुल्ला मौलवी मिलिट्री का जो ट्रायो है, ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो, अवाम एक हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो उनकी जो चौधरीपन है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी तो ये कहती है कि इंडिया इज ए क्विंटेंशियल थ्रेट। भाई, भारत ने कब ऐसी बात कही है? हम तो चाहते हैं, वी हैव बीन, हमारी तो पॉलिसी रही है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेबर्स। हम तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान शुड, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जो हमारी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो यही कहती है, नहीं, वी वांट ए स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, बिकॉज फैब्रिकेटेड पाकिस्तान और फ्रेगमेंटेड पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो हम तो ये चाहते हैं, पर वहां पे जो आपको उधर भ्रम फैलाया जाता है, लोगों के मन में जहर घोला जाता है कि नहीं, भारत तो पाकिस्तान को खत्म करना देना चाहता है, पाकिस्तान के हक में ही था। भाई, अगर हम हक में नहीं होते तो हम क्यों मानते पार्टीशन के लिए?
हमने माना था ना पार्टीशन, हमने तो कहा था कि आप अलग होना चाहते हो जाइए, और यही होना चाहिए। एक अच्छे घर के अंदर जब देखिए डिफरेंसेस हो जाते हैं, दो भाई अलग भी हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है अलग हो गया, कम से कम रिश्तेदारी तो खत्म नहीं होनी चाहिए। और आपकी लीडरशिप ने शुरू शुरू में तो ठीक रहा 4-5 साल, उसके बाद तो रिश्तेदारी खत्म करने वाली बात कर दी है ना। आप लोगों को नजदीक आने ही नहीं देना चाहते हैं। बीच में कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुई थी, वो बंद हो गई। आपने गुरुद्वारा ये खोला यहाँ पे अपना करतारपुर का, वहां पर फिर ऐसे एक्टिविटी शुरू हो गई। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट अगर आप इस प्रकार बढ़ाते रहेंगे दोनों देशों के बीच में, तो हालात कैसे सुधरेंगे? करतारपुर वाज ए वेरी बिग स्टेप एंड a very big opportunity for both countries again to come together. पर अगर आप वहां पर वो खालिस्तान वालों को और आईएसआई को वहां से ऑपरेट करने देंगे और वहां से उनको आप यूज करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा काम? सर बहुत बार भारत की तरफ से भी कहा गया, मतलब उनके टॉक शोज में भी, आपकी जो डिबेट्स होती हैं उसमें भी, और वैसे भी बाज़ दफा कुछ मिनिस्टर्स ने, कि जी बांग्लादेश हमने बनाया। तो बांग्लादेश वैसे तो पाकिस्तान अब खुद मानता है कि हमारी अपनी गलती से बना है, उसमें किसी और को क्रेडिट है ही नहीं। लेकिन फिर भी भारत बहुत दफा ये कहता है कि देखिए हम तो वही हाल करेंगे जो हमने 71 में किया था और जैसे हमने बांग्लादेश बना दिया था। तो सर इस तरह की बातें भी तो टर्म्स को खराब ही करती है ना, अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पर क्यों कहते हैं? अगर आप सुधरेंगे नहीं, अगर आप बार बार पठानकोट करना चाहेंगे, अगर आप बार बार ये कहते रहेंगे कि हम पुलवामा करेंगे, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि हम आपकी पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे। आज ही जम्मू में एक दहशतगर्द पकड़ा गया है जो कहता है कि मुझे यहाँ पर भेजा गया था अपने अजीत डोभाल साहब के ऑफिस की रेकी करने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो कैसे हालात सुधरेंगे? फिर तो कहना ही पड़ता है ना कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको सुधारना पड़ेगा, और सुधारने के लिए वो एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, आप देखिए, अगर पाकिस्तान इस बात को मानता है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। पर हालात किसने पैदा किए? और वो भी आपके अपने लोग थे, आपके अपने, उस वक्त आपके अलग नहीं हुए थे, आपके अपने वतन के लोग थे, आपके अपने हिस्से, आपके अपने कौम थी वो भी। लेकिन आपने जैसा सलूक उनके साथ किया, वो अलग बात है, हम बांग्लादेश के उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि कुछ तो पॉजिटिव इंडिकेटर दीजिए ना आप। अगर आप पॉजिटिव इंडिकेटर देंगे तो जैसे इमरान साहब कहते थे ना कि आप एक कदम चला 2 कदम चलने को तैयार हैं, हम तो आपको एम्ब्रेस करने को तैयार हैं। आप आइए तो सही। हमारे प्रधानमंत्री तो आपके बिन बुलाए लाहौर आ गए थे मियां साहब के घर में। हम तो इतना उत्सुक हैं आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। हम खराब रिलेशन नहीं चाहते हैं, हम तो बहुत अच्छे रिलेशन चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार भारत में तरक्की हो रही है, जिस प्रकार भारत आज मून पे जाने की बात कर रहा है, वैसे ही हम पाकिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते थे। अगर भारत और पाकिस्तान अगर इकट्ठे हो जाए, दुनिया कोई ताकत नहीं है जो कि सब कॉन्टिनेंट की तरफ नजर भी उठा के देख सके। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड इसलिए किया गया था क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त जान लिया था कि अगर इनको हमने इकट्ठा रखा तो ये किसी के काबू में नहीं आएंगे, ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे, सबको चैलेंज करेंगे। और होना भी था। आप देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम इकट्ठी होती, दुनिया में किसी कोई था कंट्री जो हॉकी में सब कॉन्टिनेंट को हरा सकता था, क्रिकेट में हरा सकता था? ये गेम्स आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर आर्मी हमारी इकट्ठी रहती, ना डिवीजन होती 47 में, तो कितनी हमारी इतनी बहादुर कौमें थी। पर हमने तो मजहब के नाम के ऊपर पता नहीं क्या क्या कर दिया, और अल्टीमेटली हुआ क्या है? अफसोस ये है कि आपने तो अपना अलग वतन ले लिया मजहब के नाम के ऊपर, और उस वतन को वतन के तौर के ऊपर आप नहीं चला सके। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं, आज भी पाकिस्तान के अंदर लोग बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी कुछ नहीं अभी तक बनी है। एक फोर्स थी नेशनल आइडेंटिटी, वहां पे फूट पड़ चुकी है अब। सर कंट्रीज में इस तरह की जो मोमेंट्स है वो तो उठती रहती हैं, जैसे बलूचिस्तान की है या कुछ, क्योंकि आपके यहाँ भी देखें ना, खालिस्तान की बात होती रहती है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि खालिस्तान बना देगा कोई, लेकिन इसी तरीके से बलूचिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेके वो लोग कहते रहते हैं। आज भी इवन मैं जा नहीं सकी, लेकिन प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मिसिंग पर्सनस के लिए वहाँ के बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, और कोई गवर्नमेंट
उसको नहीं देखती कि वहां से जो मिसिंग पर्सन्स हैं उसकी फैमिलीज की क्या हालत होती है। लेकिन सर आप जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुशी खुशी बना, कोई एतराज नहीं भारत को, और लेकिन सर फिर 1947 में इधर से उधर और उधर से इधर आने वालों में इतनी मार काट क्यों हुई? यही तो मैं कहता हूं, उस वक्त भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि पीसफुल सेपरेशन नहीं चाहते थे। वो लोग ये सब वेस्ट, अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं। देखिए, ये भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है, इट्स अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, एंड देयर आर, एज यू कीप सेइंग, द थर्ड पावर। उस वक्त भी वेस्ट इंटरेस्ट थे। दे वांटेड द सेपरेशन, एंड दे वांटेड द सेपरेशन टू द एक्सटेंट दैट टू नेशन गो टू वॉर। आपको मालूम है कि ऑपरेशन गुलमर्ग, जो पाकिस्तान के ट्रुप्स आए थे कश्मीर के अंदर, इसका प्लान जून 47 में बन चुका था। ऑपरेशन ऑर्डर इशू हो चुका था जून 47 के अंदर। अगर जून 47 में ऑपरेशन ऑर्डर इशू हो गया था ऑपरेशन गुलमर्ग का, इसका मतलब साफ जाहिर है कोई ताकत ऐसी थी जो चाहती थी कि ऐसा हो, और हुआ भी। अल्टीमेटली यही हुआ। तो डेफिनेटली देयर आर वेस्ट इंटरेस्ट हु वांटेड दिस, दे वांटेड दिस ब्लडशेड, दे वांटेड दिस हेट्रेड। बट आप देखिए, उस वक्त की जो वो है नस्लें हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, उस वक्त की जो नस्लें हैं वो भूल गए, क्योंकि उनको उस वक्त उबरना था। जिस झटके, जिस सदमे से वो आए थे, जिस आराम के साथ वो पाकिस्तान में रहते थे, जहां गुर्बत लेकर आए थे, पर उनके अंदर अहम था, उनके अंदर अपनी इज्जत थी, वो इज्जत को कायम करना चाहते थे। वो दोबारा उसी मुकाम पे जाना चाहते थे जहां पे अपने आप को छोड़ के आए थे पाकिस्तान के अंदर। इसलिए उन्होंने सब कुछ भूल के अपनी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों को तालीम देने में, अपने आप को उभारने में, और अपने आप को, वो तो भूल गए सर चीजें। पर जहर फिर भी कायम रखा किसने? पॉलिटिशियन ने। अवाम, देखिए, अब मैं अपने जनरेशन हूं, मैं तो चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच अमन हो। आप भी चाहते हैं, आप लोग को ऐसे लोग हैं, सब लोग यही चाहते हैं। तो लोगों के मन में जहर नहीं है ना, ये वही ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा ना हो। और क्यों ना हो, ये भी मैं आपको बता दिया, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि इनका सामना कर सके। सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हर पॉलिटिशियन आके या हर गवर्नमेंट आके कहती है कि जी कश्मीर के जब तक सॉल्यूशन ना हो, जब तक भारत से बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो कहता है कि कश्मीर इशू को चलाते रहो जैसे चलाना है, लेकिन बाकी चीजों पे बात हो, और ट्रेड होनी चाहिए, आना जाना होना चाहिए, टूरिज्म होनी चाहिए। तो आप इस चीज को कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, इसमें तो मेरी राय बिल्कुल साफ है। कश्मीर आपका कभी ना था, ना कभी होगा। कश्मीर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। आपने लड़ाइयां भी लड़ ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने वहां पर रिलीजियस टेररिज्म भी करा दिया, आपने सेपरेटिज्म मूवमेंट भी चला ली, कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ है कि आज यहाँ पर 370 भी खत्म हो चुका है। लोग पीओजेके में अब भारत के साथ मिलने की आवाज उठा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से अभी भी हमारे पास टेलीफोन आते हैं, बहुत लोग वहां से हमें टेलीफोन करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये जो कश्मीर का मुद्दा आप कहते हैं, मेरे नजर में कश्मीर का मुद्दा कोई है नहीं, तो भूल जाना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजिकली, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपके किसी आर्मी ऑफिसर ने आर्टिकल लिखा हुआ है कि कश्मीर के ऊपर आप क्यों लड़ रहे हैं। आपको डिसाइड करना है बिटवीन अफगानिस्तान एंड कश्मीर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। You need Afghanistan, or you need the strategic depth which Afghanistan provides you, or you need Kashmir. And you are wasting your time in Kashmir. That much energy and this thing you consider in Afghanistan, you may be able to face India there better than what you are able to face India in Kashmir. This is what your own officers are writing. And I agree with them. तो कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद करके आप बढ़ाइए, आगे बढ़िए। ट्रेड, आपके तरफ इतनी महंगी चीजें क्यों हैं? हमारे पास सरप्लस है। We have surplus food grains, we have got surplus vegetables, we have got electricity to give to you, we got so many things, but आप चाहते नहीं है। आपका मतलब यह है कि जो आपकी लीडरशिप है वो नहीं चाहती है। मैंने कोविड वैक्सीन की मैंने कहा कोविड वैक्सीन क्यों नहीं पाकिस्तान भाइयों को मिलनी चाहिए थी। आपको पता नहीं अब तक चीन से आई है या नहीं, चीन ने दी है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। शुरू हुई क्या वहां पर वैक्सीन लगनी शुरू हुई है? जी सर, दी है चीन ने, चाइना ने दी हमें वैक्सीन। लेकिन सर जब कभी हम कुछ देखते हैं,
याद रखिए चीनी चीजों की शेल्फ लाइफ जो है वो काफी डेंजरस होती है, और काफी शेल्फ लाइफ उनकी जो भरोसा नहीं कर सकते आप। दैट्स ट्रू सर, लेकिन अब देख रहे हैं क्या होता है। वैक्सीन तो हमें चाइना नहीं दी है फिलहाल, लेकिन सर ये चीज भी मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि जब कभी कश्मीर में किसी किस्म का प्रोटेस्ट होता है आपकी साइड के कश्मीर में, और लोग बाहर निकलते हैं या जो भी होते हैं वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं व्हाटएवर, तो बहुत दफा यहाँ पे हमारे मीडिया में दिखाया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है, उन्होंने इमरान खान की पिक्चर्स उठाई हुई हैं, वो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है? आरजू, मैं आपको बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर घाटी के अंदर ना आईसिस के फ्लैग दिखाए जाते हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना ही पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते हैं। हाँ, इस्लाम हरे रंग के झंडे जरूर आपको नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान का झंडा आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। ये हमको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, आपको सब जगह पे अब भारत का तिरंगा नजर आएगा। ये यकीनन सच्चाई है कश्मीर की। और यहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट तो एक लाजमी और कानूनन तरीका है अपने ख्यालात को जाहिर करने का, और हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन एंटी नेशनल नहीं हम होने देंगे किसी को। देश की कानून के अंदर, देश की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हुए आप जितना मर्जी प्रोटेस्ट कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है। सर मैंने इंडियन मीडिया पे ही कोई न्यूज़ देखी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा चैनल था, लेकिन कुछ मंथ्स बैक वहां पे ये भी बात हो रही थी कि अगर कोई कश्मीर से अंदर के तरफ जो शहर हैं, सिटीज जो भी समझ लें, दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, कोई सा भी, वहां पे अगर कोई स्टूडेंट होता है तो उसको अच्छे तरीके से डील नहीं करते, बाकी स्टूडेंट्स उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ये आपके अपने मीडिया की न्यूज़ थी, ये मेरी न्यूज़ नहीं है। नहीं, मीडिया तो कुछ भी कहता रहता है, होता रहता है। मैं यहाँ पे डील कर रहा था, देखिए हमारे एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जो हमारे 12th के बाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है देश के दूसरे कोनों में जाके पढ़ने के लिए। और उसमें तकरीबन हर साल 2,500 बच्चे जम्मू से, 2,500 बच्चे कश्मीर से बाहर जाते हैं। तो उनका पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार खाती है। और जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, एनसीईआरटी, उन्होंने ना सिर्फ AICTE और इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने हिदायत दे रखी है जिस कॉलेज में वो जाते हैं वहाँ पे फैकल्टी से अंदर उनके लोकल मेंटर्स उनको अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि उन कश्मीरी बच्चों की देखभाल करते हैं, ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। उनको वहाँ के अगर रहन सहन खान पीन से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी देखभाल की जाती है, सो दैट दे गेट एमलगमेटेड इनटू द एनवायरनमेंट देयर। और ये बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। पहले होता था, मैं मानता हूँ, लोगों को जब टेररिज्म पीक, लोगों को किराए पे घर नहीं देते थे, पता लगता था कि कश्मीर का रहने वाला है, नहीं देते किराए पे घर। सच्ची बात है ये। पर अब हालात ऐसे नहीं है, टोटल माइग्रेशन। एंड आपको जानकर हैरानगी होगी कि बहुत तादाद में कश्मीरी जो हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, चाहे वो कारपेट का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी आर्टिफैक्ट्स के उन्होंने शोरूम खोल रखे हैं, या फिर स्टडीज कर रहे हैं, या फिर IT कंपनीज में हैं, पत्रकार हैं। हमारे पत्रकार कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा कश्मीरी हैं। तो ये काफी हद में, काफी तादाद में वो अभी देश के दूसरे शहरों में बसे हुए हैं। लेकिन सर अभी भी आपके जो डिबेट्स होती हैं उसमें जो कश्मीरी जो अपने आप को मतलब बताते हैं पैनलिस्ट, वो तो बहुत नाराज होते हैं सरकार से, अभी भी खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, और जो पोजीशन पहले थी, जो सिचुएशन या पोजीशन जो कहना चाहिए कि जो 370 के टाइम पे थी, वही वो दोबारा मांग कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को उनकी सुननी चाहिए? जो कश्मीर के लोग हैं जो वो चाहते हैं, असल में वही होना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 हिस्से थे, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। एक खित्ते, कश्मीर खित्ते के कुछ लोग अभी भी 370 की बहाली में के पीछे लगे हुए हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए दिस हैज बिकम ए नेसेसिटी। और इसीलिए जो कहते हैं वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कहते हैं, ना कि दे आर कन्विंस कि ऐसा होगा। तो कहने दीजिए, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, दे हैव टू लिव, दे हैव टू अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू दैट, लेट देम से दैट। बट द फैक्ट इज कि 370 प्रेजेंटली सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला होगा सबको मंजूर होगा। लेकिन मैं आपको
बड़े ही हम्बली कह सकता हूं कि चांसेस ऑफ रिवर्सल आर वेरी वेरी ब्लीक। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं कश्मीर का? लास्ट क्वेश्चन, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं स्पेशली इस बहुत साल बहुत ब्राइट, 2021 में? बहुत बहुत ब्राइट। कश्मीर इज एन, it is started on the curve upwards. It's taken off. Pandemic, आज की डेट में हमारे यहाँ पे पेंडेमिक ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है। We have very few death cases. The number of cases is in double digit and it's decreasing by the day. We are very hopeful. The economy is going to pick up. The tourists this winter in Kashmir surpass all previous records. And we hope the summer is going to be very, very good. और इन्वेस्टमेंट, लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट आने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखेंगे कि 3000 एकड़ जमीन जो है सरकार ने रख रखी है इंडस्ट्रीज के लिए जो बाहर से आएंगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया गया है, इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं, और साथ ही साथ फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। आज ही सरकार ने अनाउंस किया कि जम्मू के पास एक जगह है कठुआ, वहां पर एक ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा, और जिसके अंदर की तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ताकि वहां से लोगों को बाहर ना जाना पड़े और यहीं से उनको गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर करके उनकी क्लियरेंस लेके यहीं से उनको लोड करके बाहर भेज दिया जाए बाई ट्रेन और शिप, जैसे भी उन्होंने जाना है। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। इंटरनेट जो है रिलीज कर दिया गया है, सब जगह इंटरनेट अवेलेबल है, 4G इंटरनेट अवेलेबल है, विच इज बिग बूस्ट टू ट्रेड। तो ये सारी चीजें जो है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, J&K today is becoming hub of higher education. In state like J&K today we have everything. We have got 2 AIIMS, we have got ITI, IIT, IIM, Indian School of Business Management, we have got the Hotel Catering Institute, we have got the Mass Communication Institute. You name anything for which हमारे बच्चे पहले बाहर जाते थे, जिनके हर चीज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, वो अब नहीं होगा। जम्मू और श्रीनगर के अंदर IT पार्क्स बन रही हैं, काम शुरू हो गया है। तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा माहौल है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी लोग रहते हों, आई विश कि वो आराम से रहें और अच्छे से सब चीज़ें जो भी उनको ज़ाहिर है जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है इंसान को, वो उनके पास हों। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बजाय इसके कि कोई किसी की ज़मीन पे जाए या कोई हम किसी की ज़मीन पे जाएं या कोई हमारी ज़मीन पर कब्जा करे। उससे बेहतर है कि जो जहाँ है वो वहाँ आराम से रहे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, और मैं आपके जरिए पाकिस्तान में तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप तो अमन चाहते ही हैं, लेकिन माहौल पैदा कीजिए कि आपकी सरकार, आपकी फौज के मन में बदलाव आए, और कमर बाजवा साहब ने जो कहा है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कीजिए। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच।